देखिए कि अगर हमारे पास है कोऑर्डिनेट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है कोऑर्डिनेट इक्वेशन। और अगर मैं इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 आएगा। तो x कॉमन आ गया तो x प्लस 3, इसमें 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर मैंने x प्लस 3 को 0 कर दिया तो x आ जाएगा -3, और अगर मैंने x प्लस 2 को 0 कर दिया तो x आ जाएगा -2। तो x आया -3, x आ गया -2। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, इनको हम रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स। तो अल्फा और बीटा यानी x की जो दो वैल्यू हैं इन्हीं को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर ये अल्फा बीटा इसके सॉल्यूशन है और तुम्हें अगर इक्वेशन न दी जाए तो तुम फॉर्मेशन का भी फॉर्मूला जानते हो, याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक होता है कि आपको कुछ दिया होगा, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, यानी कि आपको अगर अल्फा बीटा दिया है तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। और कभी उल्टा होगा कि इक्वेशन दी है तो एक्स बताओ, यानी उसके सॉल्यूशन बताओ। समझ में आ गई बात? वैसे ही यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन में है कि यहां पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, जैसे कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन दी है ना, तो आप एक्स के वैल्यू निकालते हो ना, ऐसे ही यहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। यानी आपको एक्स वाई, अब देखो यहां पे तो सिर्फ एक्स ही है तो आपको एक्स की वैल्यू मिलती है, यहां पे डी वाई और डी एक्स यानी कि वाई और एक्स दोनों है, तो यहां पे वाई और एक्स में एक रिलेशन मिलेगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान समझना। मैंने बोला कि हम लोग 10th क्लास में ऑलरेडी किसी क्वाड्रेटिक के, क्यूबिक के सॉल्यूशंस निकालते थे, उसका कोई ना कोई मेथड होता था। जैसे यहाँ पे मेथड कौन सा है? मिडिल टर्म स्प्लिट। भाई आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो कुछ मेथड होगा ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मिडिल टर्म स्प्लिट। वैसे ही हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड होते हैं, जिसमें 9.3 एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे। किस पे बेस्ड है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे बेस्ड है ये वाली एक्सरसाइज। इसका मतलब 9.3, 9.4 और 9.5 जो तीन एक्सरसाइज हमारी हैं, ये तीन मेथड पे बेस्ड हैं। यानी कि इन तीनों ही एक्सरसाइज में आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और आपको उसमें मेथड अलग अलग यूज करना है। जिसमें 9.3 में आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है, 9.4 में होमोजीनियस है, वो हम बाद में बात करेंगे 4 में, और 5 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, नाम बता दिए। लेकिन आप ये भी फोकस करिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे। अब इसका नाम से ही पता लग रहा है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी एक्स और वाई को में अलग अलग करना है, ये इस मेथड का काम है। ठीक है, अच्छा, आंसर किस फॉर्म में आएगा? हमारा टारगेट ये होता है कि हम अपना आंसर एक्स वाई के फॉर्मेट में लिख दें, या बोले अगर सिंपल वे में वाई को एक्स के टर्म में लिख दो। अगर वाई और एक्स अलग अलग नहीं हो पा रहा है तो एक्स वाई में एक रिलेशन बता दो, एक कंडीशन बता दो, क्योंकि फंक्शन हमारा इम्प्लिसिट भी हो सकता है और एक्सप्लिसिट भी हो सकता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट मतलब वाई और एक्स को अलग अलग किया जा सकता है, और इम्प्लिसिट का मतलब है वाई और एक्स को आप अलग नहीं कर सकते हो, वो एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये है इसका कंक्लूजन। अब बात करते हैं, हमें इतना समझ में आ गया कि हम 9.3, 9.4 और 9.5 में किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, जिसमें 9.3 जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं उसमें है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाम से पता लग रहा है वेरिएबल्स को अलग अलग करना है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्टली, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से सारी चीज समझ में आ जाएगी और हम आगे क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे। अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो ये एक्सरसाइज में और आने वाली एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैं कहता हूं इंटीग्रेशन स्ट्रांग कर लो। आपके 8 चैप्टर है और 9 चैप्टर है आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब इस पे बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पे। तो अभी हमें दे रखा है डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, मैंने बोला मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। 9.3 एक्सरसाइज जो कर रहे हैं,
यानी वेरिएबल्स को अलग अलग करना है, x को x के साथ, y को y के साथ। ये dy लिखा है। क्या इस पूरे क्वेश्चन में y का कोई टर्म आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ, x का टर्म जरूर दिख रहा है। तो अगर x का टर्म यहां है तो dx को इधर भेज दो। तो क्या अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए? ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस एक्स है, अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है, और ये dx, और यहाँ पे क्या है? dy। तो क्या हमने y और x को अलग अलग कर लिया? आप कहोगे हाँ कर लिया। अगर आपने y और x को अलग अलग कर लिया है तो अब कर दो इंटीग्रेट। क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। तो भाई इंटीग्रेट कर, मतलब ये फिक्स प्रोसेस है, मतलब वेरिएबल सेपरेबल की एक फिक्स प्रोसेस है। क्या कि जो dy है और इधर जो dx है, आपने जब y और x को अलग कर दिया उसके बाद आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इंटीग्रेट कर देंगे, यानी आपको हर क्वेश्चन में, मतलब जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, अभी आगे भी देखोगे तो उन सब में आपको y और x को अलग करने के बाद इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेशन के बाद ही आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन आना चाहिए। चलो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसमें कुछ नहीं तो 1 है ना, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? y हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर dx होता तो dx के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, लेकिन यहाँ पे y होगा क्योंकि dy है। अच्छा, अब देखो, अब पूरी कहानी तुम भूल जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन की, कहीं ना कहीं ये पूरा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? अब इंटीग्रेशन पे। यानी कि अगर आपको इसका इंटीग्रेशन पता है कि कैसे करना है तो क्या ही है इस क्वेश्चन में? ये तो नाम के लिए हो गया कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर देखें तो पूरा खेल किसका है? अब इंटीग्रेशन का है। अब ये इंटीग्रेशन कैसे करें? वीडियो को पॉज करो, सोचो कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन। हमें इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का। तो इंटीग्रेशन वैसे तो बहुत बार यूज हुआ है कि 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ होता है, ठीक है, और 1 प्लस कॉस में 2 कॉस स्क्वायर एंगल हाफ होता है, ठीक है। ये वैसे बहुत बार डिस्कस हुआ है 2 कॉस स्क्वायर एंगल हाफ, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करें? मतलब अगर पूरा स्टेप लिखूं तो मैं पूरा फॉर्मूला लगा देता हूं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी एंगल हाफ कर दिया, क्योंकि वो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। 1 प्लस यहां पे लगा दोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि एंगल हाफ करना है। मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 से 1 कट गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, 1 से 1 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, 2 से 2 कटा तो y क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब tan स्क्वायर का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में, आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस की हैं तो आपको पता है, तो हम लोग इसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, क्योंकि tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा? tan x बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट अगर 1 बाई 2 है तो वो डिवाइड में आता है, इतना इंटीग्रेशन आपको आने लगा होगा, और 1 का x होता है और एक c लगा दो, तो आपका आंसर क्या हो गया? y इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 और माइनस का x प्लस c। अब एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लो, 9.3x है, y इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। अच्छा, अब कुछ डाउट्स आएंगे, अभी आप देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम आंसर निकालते हैं तो मैच करवाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे इंटीग्रेशन में करते हैं। फिलहाल पहला क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन हम एक चीज बता दूं, आपने यहां इंटीग्रेशन करा और यहां भी करा, तो जब इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो मैंने एक सी लगा दिया, लेकिन यहां पे तो इंटीग्रेशन था, तो किसी को माइंड में आ सकता है सर यहां पे तो आपने कांस्टेंट टर्म नहीं लिया सी, तो वो लेने को ले सकते हो, लेकिन खुद बताओ एक इधर कांस्टेंट आएगा, एक राइट साइड में कांस्टेंट आएगा, समझना मेरी बात? मैं इतना नोट कर लो, मैं आपको समझा देता हूं इसको इरेज करके। चलो देखो, आपका कुछ इधर है इंटीग्रेशन, इधर भी है, कुछ इधर है, इधर भी इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन जब खत्म हो जाएगा तो यहां पे एक कांस्टेंट लोगे, मान लो c1, यहां पे एक कांस्टेंट टर्म लोगे c2, फिर आपने मान लो c1 को उधर भेज दिया राइट साइड, तो c2 माइनस c1, तो c2 माइनस c1 भी तो एक कांस्टेंट टर्म है,
तो सी तो लिखोगे इसको। इसलिए होता क्या है, जब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, हम किसी भी एक साइड इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म लेते हैं, दोनों साइड लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम सर बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं? हाँ भैया कर सकते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी उठाओ, एग्जाम्पल देखो, कहीं भी 2 C1 C2 नहीं लिए हैं, एक ही लेते हैं। समझ में आ गई बात, क्यों एक लेते हैं? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख के एक ही लेना है, फालतू में कंफ्यूजन में नहीं रहना है।